जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ये जो आखिरी चीज है 0.7, इसको देख लें। ये जो कल वाला सवाल है, इसमें मुझे ये बताएं कि कौन सा साल चल रहा था हमारा, जल्दी देख के बताएं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जी मोहतरम, कौन सा है? एग्जाम्पल 3, टैक्स ईयर 2010। अब जरा बात आपने गौर से सुननी है। टैक्स ईयर 2010 में इसने फॉरेन कंट्री में बिल फर्ज टैक्स पे कर दिया। जैसे कल 40,000 था और 50,000 था। टैक्स ईयर 2010 में, ये पेज नंबर यहां से देख लिया करें ऊपर से। अच्छा, टैक्स ईयर 2010 में अब ये 73 नहीं होता, इसका मतलब है 70। इतना समझदार। अच्छा, तो टैक्स ईयर 2010 में इसने टैक्स पे कर दिया, फिर तो कोई मसला नहीं। 40,000 और 2.5 लाख इसने टैक्स पे कर दिया, कोई मसला नहीं। लोअर ऑफ की कैलकुलेशन करें, लोअर ऑफ की कैलकुलेशन करके इसको ये वाला टैक्स भी माफ कर दें और ये वाला टैक्स भी माफ कर दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने बाहर के मुल्क में टैक्स पे कर दिया। लेकिन अगर, वैसे ऐसा कभी पेपर पे न्यूमेरिकली आया नहीं, ना आना है, लेकिन अगर कभी बिल फर्ज ये टैक्स पेएबल है, यानी 30/9/2010 की रात तक आपने बाहर के मुल्क में पे नहीं किया, तो आपके पास 2 साल है, 30/11 और 30/12। 2 साल तक आपने ये टैक्स पे कर देना है। अगर आपने ये टैक्स पे ना किया तो इस तरह की एक बात आपने शायद पहले भी पढ़ी हुई थी किसी और कॉन्टेक्स्ट में। बता दें क्या सजा मिलेगी, जल्दी बता दें। सजा बताओ, सजा सजा सजा। ये टैक्स जो अलाउ हुआ था ये डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन मोहतरम कब होगा ऐसा, किस जुर्म की सजा है? 30/9/2010 वाला टैक्स बाहर के मुल्क का 30/10 में पे कर दो, ना करो तो 30/11 में कर दो, 30/12 में कर दो, 30/12 तक कर दो। अगर नहीं करेंगे तो टैक्स क्रेडिट जो अलाउ हुआ था वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। वापस आ जाएं जिथे। हाँ, पेएबल भी होगा तो फिलहाल माइनस करने देंगे। बिल्कुल सही पूछा आपने, आपने पूछा। गुड, कीप इट अप। अच्छा जी, आ क्रेडिट, कौन सा क्रेडिट बोलें? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अ फॉरेन टैक्स shall be allowed only, ये सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत है if the foreign income tax is paid within, अगर बाहर के मुल्क का टैक्स आपने कितने सालों में पे कर दिया है? 2 सालों में पे कर दिया। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर इन विच द फॉरेन इनकम वाज कमा। ये 2 साल कब से गिनने शुरू करने हैं? जिस साल आपने इनकम कमाई उस साल के 2 साल के अंदर अंदर। इनकम किस साल कमाई? 30/10 के साल में, उसका आखिरी दिन 30/2010। इसके 2 साल कब पूरे होंगे? 30/12। ये कौन सी एग्जाम्पल थी? एग्जाम्पल नंबर 3। चले नोट कर लें। 30/10 का टैक्स 30/12 तक जमा करवाना है। इधर पेएबल बेस पे भी अलाउ हो जाएगा, कुछ वादे लिखा नहीं हुआ हो जाता है अलाउ। ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग जी, तो बस ठीक है। पेएबल इस साल अगर पेएबल भी आप माइनस कर दें कोई मसला नहीं, आगे 2 साल हैं, कभी पे कर देगा इंशाल्लाह, नेक गुमान रखें। प्रैक्टिकली स्पीकिंग फॉरेन टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड इन द ईयर, प्रैक्टिकली फॉरेन टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा उस साल इन विच द फॉरेन इनकम वाज अर्न्ड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा जब आप कमाएंगे फॉरेन इनकम, एंड इफ इट इज नॉट पेड विद इन अबव मेंशन टाइम द क्रेडिट विल बी एडेड बैक इन टैक्स लायबिलिटी। वो कैसे ऐड होगा ये आपके स्कोप में नहीं है कि उस साल की कैलकुलेशन रिवाइज करनी है या अब जाके ऐड करना है, वो छोड़ें। बस 2 साल के अंदर टैक्स पे करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है फॉरेन इनकम के केस में। कहां पे 2 साल के अंदर टैक्स पे करना है?
फॉरेन कंट्री में, पाकिस्तान में कौन सा टैक्स पे करना है? पाकिस्तान में तो पे करेंगे ही करेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट तब होगा जब आपने क्या पे करेंगे? फॉरेन टैक्सेस पेड लफ्ज लिखा हुआ है, पाकिस्तान टैक्स नहीं लिखा हुआ। तो बाहर के मुल्क में इथोपिया में आप 30-12 तक टैक्स पे कर दें तो कोई हर्ज नहीं, खैर है। अच्छा, ये अगले सफे पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 5-7 मिनट का, फिर हम सैलरी का चैप्टर शुरू करते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो स्मॉल बिजनेस है ना, स्मॉल बिजनेस, अगर उनकी सेल 100 मिलियन से कम है तो उनके लिए टैक्स 7.5% है। देख लें, ये सफा निकाल लें अपनी किताबों में। जो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस अगर उनकी सेल 100 मिलियन से कम है तो उनके लिए टैक्स टेबल 1 और 2 नहीं लगेगा। टेबल 1 और 2, 100 मिलियन से इनकम कम है तो कितने % टैक्स? और अगर उनकी इनकम 100 मिलियन से 250 मिलियन के दरमियान है तो उनके ऊपर 15%। क्लियर? अब वो नहीं होगा कि 0 से 4 लाख वाले के लिए 0%। अब इनका 1 लाख भी कमाएंगे तो 7.5% इनको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली वो जो टेबल 1 में 35% वाला रेट था उससे बच जाएंगे ये। तो बता दीजिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो छोटे छोटे कारोबार हैं लोगों के, उनके लिए क्या बेनिफिट अवेलेबल है? अगर 100 मिलियन तक सेल है तो 7.5%, अगर 100 से 250 मिलियन सेल है तो बस ये पेपर में गिवन होंगे रेट, ये याद नहीं करने। अब ऊपर नीचे क्या क्या पड़ा होगा, किस किस बंदे को ये बेनिफिट मिलेगा वो पढ़ लेते हैं। तो ये बेनिफिट मोहतरम उन दुकानदारों को मिलेगा, उन बिजनेसमैन को मिलेगा जिन बिजनेसमैन की सेल साल की 250 मिलियन से कम है। जिन बिजनेसमैन की बोले सेल साल की, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और अनलकीली ये बेनिफिट ट्रेडर्स के लिए नहीं है जो दुकानों पे चीजें खरीद के बेचते हैं। ये बेनिफिट कॉलेजेस के लिए नहीं है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये बेनिफिट डॉक्टर्स के लिए नहीं है जो हॉस्पिटल चलाते हैं। ये बेनिफिट सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जो चीजें बना के बेच रहे हैं। कोई बल्ब बना के बेच रहा है, कोई पंखे बना के बेच रहा है, कोई कुर्सियां बना के बेच रहा है, कोई सोफे बना के बेच रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सारा का सारा बेनिफिट सिर्फ किसको अवेलेबल है मोहतरम? मैन्युफैक्चरर्स को। चलें जी, लेट स्टार्ट। डेफिनेशन क्या कॉन्सेप्ट है जी? बोले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। ये सबसे बड़ी बात है, धोखा नहीं खा जाना अपने पेपर में। कैसा बिजनेस भी स्मॉल है दुकानदार का जो चीजें खरीद के बेच रहे हैं, ना 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 ना, ये बेनिफिट सिर्फ किसको अवेलेबल है? ये 2-3 अपनी किताब पे हाईलाइट करें, 7 वाले की और उससे 7 वाले की, फिर ये याद रहेगा। ये ऐसे नहीं याद रहना। और जो ऑनलाइन वाले हैं फोटोकॉपियां करा के बांटे इस सफे की, वरना ये मैन्युफैक्चरिंग वाली बात याद नहीं रहनी। अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द, बोले मैन्युफैक्चरिंग, बस उसको ये बेनिफिट है यार, और किसी को नहीं है। एंड इज बिजनेस सेल इन अ टैक्स ईयर डज नॉट एक्सीड 250 मिलियन। इफ एनुअल सेल एक्सीड 250 मिलियन, आगे क्या लिखा होगा? इट शैल नॉट क्वालिफाई एज स्मॉल एंड, फिर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है। इन द ईयर इन विच इट इज एक्सीड्स और इन एनी, ये जरा गौर से सुनना है आपने। जिस साल आपकी सेल 250 से बढ़ गई, फिर उससे अगले साल भी आप, और उससे अगले 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 किसी साल भी आप स्मॉल नहीं रहेंगे, चाहे आपकी सेल 250 से गिर भी जाए। बस एक दफा सेल 250 से बढ़ गई, आज के बाद आप क्या हैं? बोलें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मिसाल के तौर पे सेल 100 थी, 120 थी, 240 थी, फिर एक साल आपकी सेल हो गई 256, 256, अब आपकी सेल 230 है, 190 है, आपको स्मॉल एंड मीडियम नहीं कहा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आप क्या है? बोलें स्मॉल एंड। अब यहां पर आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं रहे क्योंकि आपकी सेल, बोलें, डू नॉट टेक मोर देन 5 seconds टू नोट इट डाउन। हालांकि आपकी सेल वैसे 250 से गिर गई है, लेकिन लॉ मेकर कहते हैं आप बड़ी असामी बन गए, आप एक लेवल बस हाई हो गया। अब आप वापस स्मॉल एंड मीडियम में नहीं जा सकते।
तो छोटा सा बिजनेस कौन सा है जो 250 से नीचे रहे, लेकिन अगर एक दफा भी जिंदगी में 250 से ऊपर बढ़ जाए, बोले बोले सिर्फ एक साल भी 250 से बढ़ जाए तो उसके बाद फिर वो कभी भी स्मॉल नहीं समझा जाएगा, चाहे उसकी सेल 1 मिलियन ही पे क्यों ना आ जाए। अब इसमें अगर उगर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे हो तो क्या होगा, अगर वैसे हो तो क्या होगा, वो तो लॉ नेवर एंडिंग स्टोरी है, फिर 1000 सवाल बना लें इसी में से, सिलेबस नहीं खत्म होना अगर उगर लगा के। ये लाइन पढ़े, समझ आ रही है? If sale exceed 250 million, it shall not qualify as small end. In the year in which it, what is the year in which it exceeds? 256 वाला साल है जिसमें ये बड़ी है, और इन एनी, और फिर किसी अगले साल में भी ये स्मॉल एंड मीडियम नहीं समझी जाएगी। एक बारी वड्डे हो गए ते हो गए, वड्डे ही होण तुसी। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है, ये मैं आपको आज पढ़ा देता हूँ, सेल्स टैक्स में भी पढ़नी है, लेकिन फिर सेल्स टैक्स में आपने दोबारा नहीं कहना पढ़ाएं, तो इसलिए वंस फॉर ऑल हम ये डेफिनेशन पढ़े हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? मीन्स अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। पंखे बना रहा है, कूलर बना रहा है, कुछ बना रहा है, विच इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल। कुछ लोग शीशे को ही मोल्ड कर देते हैं कि वो देखने वाला बन जाता है, गाड़ी में लगाने वाला बन जाता है, तो वो सिंगल चीज से ही खेल रहे होते हैं। और कुछ लोग लोहा मिला के और पता नहीं क्या क्या चीजें प्लास्टिक मिला के पंखा बनाते हैं। तो कुछ लोग सिंगल चीज पे काम करते हैं और कुछ लोग कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। एनी प्रोसेस इन विच एन आर्टिकल अकेला, कोई चीज अकेली, और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स, और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मटीरियल्स, विद अदर कंपोनेंट्स। अब कर क्या रहे हैं आप? इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अनदर, बिल्कुल डिस्टिंक्ट आर्टिकल बना लिया, ऐसे सुहाना किस्म का आर्टिकल बना लिया, डिस्टिंक्ट आर्टिकल और अ प्रोडक्ट। और इज सो चेंज्ड, या फिर ऐसे बदला है, ऐसे ट्रांसफर किया है, ऐसे रीशेप किया है कि नया आर्टिकल तो सामने नहीं आया, इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू यूज डिफरेंटली। इसका यूज बदल गया है। अब पहले वो शीशा देखने के काम आता था, अब वो गाड़ी के साथ आपने लगा दिया। यानी चीज को ऐसे मोल्ड किया है कि चीज वही रही है लेकिन उसका इस्तेमाल बदल गया और डिस्टिंक्टली। और इसमें कुछ लोग होते हैं, आपको पता है, प्लांट वगैरह असेंबल करने का इनका काम होता है, कुछ मिक्सिंग करते हैं चीज़ों की, कुछ लोग कटिंग करते हैं, कुछ लोग प्रेपरेशन ऑफ गुड्स इन एनी अदर मैनर। ये मुख्तलिफ काम होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। फैक्ट्रीज के अंदर चीज़ें असेंबल भी हो रही होती हैं, मिक्स भी हो रही होती हैं, कटिंग भी हो रही होती है। ये सारी चीज़ें, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ बोले मैन्युफैक्चरिंग। ये याद कर लीजिएगा ताकि आपको सेल्स टैक्स में भी फ़ायदा दे जाए। दोबारा पढ़ लें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो दोबारा देख लें। मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन हु इज एंगेज इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जिसमें ये बात शामिल है कोई भी प्रोसेस जिसमें कोई आर्टिकल अकेला, कोई भी आर्टिकल अकेला और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स, मटेरियल्स, कंपोनेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल, बिल्कुल नई चीज सामने आ गई। और प्रोडक्ट और इज सो चेंज, ट्रांसफॉर्ड और रीशेप, या उसको ऐसे चेंज किया आपने, इसका इस्तेमाल बदल गया। और इसमें असेंबलिंग, मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग सब शामिल है। डाइल्यूटिंग तो नहीं लिखा हुआ, डाइल्यूटिंग वो आगे एक चैप्टर में लिखा होगा। अच्छा, नेक्स्ट, सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स का मतलब आप बताएं, मैंने क्या बताया? पंखे वाली मिसाल बताओ ना। सिंगली और कॉम्बिनेशन दोनों की अलग अलग मिसाल दो। हाँ, शीशा सिंगल था, उसको आपने बदल दिया और 2-3 चीजें मिला के बना दी, इसकी मैंने कॉम्बिनेशन की बात की थी। ओके, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की टैक्सेशन। सबसे पहले मोहतरम आपको ना रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ये बात सुन लें, ये स्कीम ना अभी नई नहीं आई है, 2021 जो पिछला साल गुजरा इसके लिए एप्लीकेबल है, और उसके बाद अब ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले लॉ में नहीं था, ये अभी ताज़ा पीटीआई की गवर्नमेंट में आया, और वो भी 2021 वाले सालों के लिए और उससे ऑनवर्ड सालों के लिए। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज शेल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद FBR। आपने किससे अपने आप को जाकर रजिस्टर कराने? FBR। भाई ये आयरिस पोर्टल एक सिस्टम है। आयरिस एब्रीवेशन किस चीज का है?
ये हम आने वाले दिनों में सेल्स टैक्स के चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल आपको इसकी एब्रीवेशन की जरूरत नहीं, बार बार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन वाले पूछते हैं पता नहीं क्यों, एब्रीवेशन की जरूरत नहीं, फिलहाल इसकी एब्रीवेशन की जरूरत नहीं, फिलहाल इसकी एब्रीवेशन की जरूरत नहीं। अच्छा जी, स्मॉल एंड मीडियम, ये कंप्यूटर सिस्टम है एक, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज शैल बी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद एफबीआर ऑन आईआरएस पोर्टल और इट मे रजिस्टर इटसेल्फ विद अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकूमत ने बनाई हुई है, ऑन इट्स एसएमई रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो पोर्टल वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराने। दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये तरह अलग अलग याद कर लें। आईआरएस पोर्टल एक लफ्ज़ है एफबीआर का, या यहाँ चले जाएं, या आपके पास और एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप कहाँ चले जाएं, बोलें इस इदारे का नाम बताएं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास चले जाएं। अच्छा, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा यार? अच्छा, मिलेगा किनको बेनिफिट, आ जाके पहले ये बता दें। वो मैन्युफैक्चरर्स जिनकी सेल 250 से, ये लफ्ज बोला करें, ये बेनिफिट सिर्फ किन लोगों के लिए है? वो मैन्युफैक्चरर जिनकी सेल 250 मिलियन से कम है। इन पे टेबल 1(1)(a) कहीं यही ना आप सोच रहे हो, टेबल 1(2) विल नॉट अप्लाई, ये बात जरा याद रखिएगा। टेबल 1(2) इन पे अप्लाई नहीं होना, लिख लें साथ वाले को भी, अब तो अल्लाह ने किताब दे दी, जल्दी जल्दी दी, टेबल 1(2) नहीं इस पे लगेगा। द रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ एसएमई इज एज फॉलोज। पैरामीटर आपने लफ्ज सुना है, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या होती हैं? बाउंड्रीज। एसएमईज जो कि ऑप्ट कर रही हैं एनटीआर, ये एक चीज थी, वो आईकेप से रिक्वेस्ट की थी, आईकेप ने शुक्र है सिलेबस से निकाल दी है। वो चीज थी कि एसएमई को एक ऑप्शन दी गई है कि वो फाइनल टैक्स में भी जा सकती है, उसके फिर रेट बिल्कुल डिफरेंट थे, वो हमारे सिलेबस में से शुक्र उसने निकाल दिए हैं। तो एसएमईज को एक ऑप्शन अवेलेबल है कि वो फाइनल टैक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एसएमईज की सिर्फ कौन सी न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन पढ़ेंगे? नॉर्मल रिजीम वाली। तो एसएमईज को एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो बोले फाइनल टैक्स में भी जा सकते हैं। असल में फाइनल टैक्स में कोई बंदा चला जाता है ना, तो खर्चे वगैरह फिर माइनस नहीं होते, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है फाइनल टैक्स की। और नॉर्मल रिजीम में रहता है ना, तो खर्चे वगैरह माइनस होते हैं और जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स देते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है फाइनल और नॉर्मल रिजीम में। फाइनल रिजीम में खर्चे माइनस नहीं होते, सेक्शन 8 याद है ना? फाइनल रिजीम की खासियत, किसी हेड में नहीं गिरेगा, खर्चे माइनस नहीं होंगे, ज़कात माइनस नहीं होगी। तो फाइनल और नॉर्मल में बेसिक डिफरेंस अगर आपने पता चलाना हो तो सेक्शन 8 चैप्टर 4 में जाकर रोजाना नाश्ते के साथ रिवाइज कर लिया करें। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है फाइनल रिजीम वाली चीजें किसी हेड में नहीं गिरेंगी और खर्चे माइनस नहीं हो सकते। तो एसएमईज के पास ऑप्शन एक है कि वो किस में जा सकते हैं? फाइनल रिजीम में। अच्छा, अब ऊपर जरा वापस आ जाए, एसएमईज ऑप्टिंग एनटीआर, लेकिन एक और ऑप्शन भी है, कौन सी वाली? और हम ये जो सारी डिस्कशन कर रहे हैं, ये टेबल इनका एनटीआर वाला होगा। एनटीआर का मतलब है आपके जो है बिजनेस, जो सेल में से खर्चे माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे आपने टैक्स देना होगा। तो ये एनटीआर वाली सारी कैलकुलेशन होगी। एसएमईज ऑप्टिंग एनटीआर में बी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट। अच्छा, ऑडिट इनका हो सकता है या ऑडिट से भी छूट है? ऑडिट हो सकता है, हाँ ऑडिट हो सकता है। ऑडिट करके पता चले झूठ बोल रहे थे, इनकी सेल तो 270 मिलियन थी, तो ऑडिट इनका हो सकता है। एसएमईज में बी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट। कैसे ऑडिट के लिए सिलेक्ट होंगे? थ्रू रिस्क बेस्ड पैरामीट्रिक कंप्यूटर बैलेटिंग। रिस्क बेस्ड क्या होगा? कुछ दुकानदार होंगे जिन पे ज्यादा रिस्क होगा कि ये झूठ बोल सकते हैं, रिस्क बेस्ड। फिर उनकी बाउंड्रीज तय कर ली जाएंगी कि किस किस इलाके में है, और फिर कंप्यूटर में उनके नाम डाल के क्या करवाई जाएगी? बैलेटिंग। जाहिरी बात है यार, अगर एसएमईज पाकिस्तान के अंदर जो है 1 लाख हैं, तो सबका ऑडिट कमिश्नर बेचारा अकेला तो नहीं कर सकता। और कमिश्नर कितने रखें? कमिश्नर ही हैं, कितने रखें? तो इसलिए एफबीआर के लिए याद रखिएगा, एक लिमिटेशन है कि जितने मर्जी टैक्स पेयर हो जाएं, एफबीआर सबका ऑडिट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से 1-2% बंदों का भी ऑडिट मुश्किल से करते हैं ये साल में, तो ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है सबका। ठीक है, राइस के सारे टीचर का ऑडिट करने आगे बैठ जाए दूसरे टीचर, तो एफबीआर ने यही करते रहना है और कोई काम नहीं है इनको। तो मोहतरम एक बात याद रखिएगा, फिर कंप्यूटर बैलेटिंग होगी। बैलेटिंग का क्या मतलब है? सारे लोगों को ऑडिट से गुजारा जाएगा या चंद लोगों के फिर नाम आएंगे? चंद लोगों के नाम आएंगे। और वो कौन से लोग होंगे? जिन पे इन्हें रिस्क होगा, और वो एक बाउंड्रीज तय कर ली जाएंगी कि इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक के इलाके हैं, उन लोगों के नाम लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। फिर उनमें से भी आगे क्या की जाएगी? बैलेटिंग की जाएगी। ये लफ्ज़ सरा अब याद रखिएगा, भूल ना जाए, मैं रिपीट करता हूँ।
SMEs opting NTR may be selected for through risk based parametric computer balloting. ये लो सब through risk based computer balloting, through risk based computer balloting. बोले रिस्क बेस्ड कंप्यूटर बैलेटिंग, रिस्क बेस्ड कंप्यूटर बैलेटिंग, इससे इनको ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा. However, it will be selected only if the tax to turnover ratio is as below. ये tax to turnover ratio क्या होती है? Tax to turnover ratio ये निकालनी आपके सिलेबस में नहीं है, इसके हमको न्यूमेरिकल नहीं करा रहा मैं. Tax to turnover ratio का क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? Tax डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि जवाब परसेंटेज में आ जाए. तो टैक्स टू टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं आप किसी भी बिजनेस की, बिल्कुल निकाल सकते हैं. ये रेशो निकालना FR1 में आपने शायद रेशो अभी नहीं पढ़ा होगा तो अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो रेशोज क्या होती हैं? रेशोज होती हैं दो फिगर्स को डिवाइड करके आप जो है वो किसी रिजल्ट पे पहुंच जाए. तो टैक्स टू टर्नओवर रेशो जिनकी बोले however it will be selected only if tax to turnover ratio is below बोले 0.25% या 0.5%. okay, where sale is less than 100 million. जिस बंदे की सेल 100 से ज्यादा है उसके लिए इस इक्वेशन का जवाब क्या आए? 0.25 से बिलो, 0.25 से बिलो. और जिस बंदे की सेल 100 से 250 मिलियन के दरमियान है उसके लिए टैक्स को अगर सेल से डिवाइड करें तो इस रेशो का जवाब क्या है? अगर इन रेशोज के ये जवाब आ गए तो इन लोगों को ऑडिट के लिए बोले इट विल बी सिलेक्टेड ओनली, इनको ऑडिट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. और अगर रेशोज इससे ज्यादा हैं तो कब सिलेक्ट किया जाएगा वो शुक्र है हमारे स्कोप में नहीं है. तो बता दें अगर इन रेशोज से कम होगा तो फिर इनको ऑडिट के लिए सिलेक्ट क्या चीज? ये टैक्स रेट है मोहतरम, एक मिनट, ये टैक्स रेट है, ये टैक्स रेट है नहीं, ये टैक्स लगाने के रेट हैं कि इस रेट पे टैक्स देना इन्होंने नहीं. ये क्या रेट है? आप उसका टैक्स पकड़ें, उसकी सेल पकड़ें, आप 100 से मल्टीप्लाई करें, एक परसेंटेज आएगी. वो परसेंटेज अगर 0.25 से कम है तो इसको ऑडिट कर लें वरना ना करें. SMEs opting NTR may be selected for audit. FTR वालों का ऑडिट होगा नहीं होगा, शुक्र है वो हमारे सिलेबस में नहीं. जो NTR में जा रहे हैं उनको ऑडिट कब होगा? जब उनके टैक्स को पकड़ें, सेल से डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए अगर वो 0.25% से ऑडिट हो जाएगा. अब सवाल पूछो. ये रेट्स, ये जो 7.5 और 15% है ना, ये टैक्स रेट्स हैं. इस पे आपने अपना टैक्स जमा कराना है. ये टैक्स जमा कराने के रेट्स नहीं है, ये टैक्स जमा कराने के रेट्स नहीं है. ये रेट्स लगा के जो टैक्स निकल आएगा उस टैक्स को आपने किससे डिवाइड करना है? सेल से. मल्टीप्लाई करना है 100 से. अगर कैलकुलेटर पे जवाब 0.25% से कम आ गया तो आपका ऑडिट होगा. और अगर आपकी सेल 100 से 250 मिलियन है और जवाब 0.5% से कम आ गया तो आपका ऑडिट होगा. FTR वाली बात तो छोड़ दो ना, NTR ही है. FTR तो आप कहते हो तो मैं ये भी कटवा देता हूं. मेरे ख्याल से तो ये लाइन भी सिलेबस में नहीं होनी चाहिए थी कि इनके पास FTR वाली ऑप्शन है. चलो फिलहाल ये छोड़ो भाई, NTR ही है. टेबल 1 टेबल 2 ऑप्ट नहीं करेगा. इसके लिए ये टेबल, यही टेबल है बस, ये नॉर्मल रिजीम के यही टेबल है. इसके लिए टेबल 1 2 नहीं है, इसके लिए ये वाले टेबल हैं. तो ये सेल में से खर्चे वगैरह माइनस किया करेगा, इसके बिजनेस के प्रॉफिट आया करेंगे. न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आने वाले दिनों में, प्रॉफिट आया करेंगे, प्रॉफिट्स पे हम ये वाले टैक्स रेट लगा दिया करेंगे. अब अगली डिस्कशन, वो जो नीचे 2 रेट हैं वो टैक्स रेट नहीं है, वो ऑडिट के सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि ऑडिट में किसको सिलेक्ट करना है. क्लियर? ओके, 1 by 1. नहीं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज तो सिर्फ बिजनेस ही कर सकती है, और कैसे क्या कर सकती है? ये तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कमाएगी ना. मैन्युफैक्चरर्स कौन सी इनकम कमा रहे होंगे? ये रेट सिर्फ किसके लिए है? इनकम फ्रॉम
बिजनेस के लिए। क्या नाम इनका, वो प्रॉफिट 4 लाख से कम आएगा सर, फिर तो मैंने बता दिया था इनका प्रॉफिट अगर 4 लाख से कम आएगा, बताएं अभी मैंने बताया, किसी को याद हो तो भी 7.5% लगेगा। इसमें ऐसे को टेबल है ही नहीं लंबे चौड़े। ओके, 1 by 1 जी मोहतरम। इनके लिए ये वाले टेबल हैं टैक्स लगाने के लिए। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। यही लोग इसी को एनटीआर कहते हैं। ऑप्टिंग शॉप्टिंग का लफ्ज छोड़ो। एसएमई में बी सिलेक्टेड फॉर ऑडिट। एसएमई को ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा अगर ये क्राइटेरिया है, बस सिंपल। ओके, मेरे नहीं ख्याल इतनी मुश्किल। जी, ऑडिट करना क्या होता है? ऑडिट होता है उनके रिकॉर्ड्स जाके चेक करना कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। मैंने अभी एक लफ्ज पढ़ा था, जाके चेक किया कि उसकी सेल 250 मिलियन से ज्यादा है या कम में, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ये ऑडिट होगा। ओके, फर्दर केसेस टू बी सिलेक्टेड हेयर फॉर ऑडिट वुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सच एसएमईज। मैक्सिमम कितने लोगों को ऑडिट के लिए चुना जा सकता है? 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एसएमईज। तो अगर पाकिस्तान में 1 लाख एसएमईज हैं तो सिर्फ 5,000 एसएमईज को ऑडिट के लिए चुना जा सकता है, इससे ज्यादा को चुना नहीं जा सकता। लिमिटेशन है ना आई कैप, कितने लोगों को ऑडिट कर ले एफबीआर के पास, मादरत। तो एसएमई हैज बीन प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन टू बी टैक्स्ड अंडर एफटीआर। इस बात को ऊपर वाली बातों से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपका दिल चाहे आप एफटीआर में चले जाएं। इफ दिस ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर आप एफटीआर में नहीं जाते तो आपकी इनकम किस में टैक्सेबल होगी? एनटीआर में। और ये जो ऊपर टेबल दिए हुए हैं ये किसके हैं? बोले एनटीआर के। एफटीआर के रेट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, इधर मैं लिख दूं फिर और किसी को कोई कंफ्यूजन है। एफटीआर रेट्स नॉट गिवन ऑन दिस पेज। ये रेट कुछ और है प्लीज। एफटीआर रेट्स नॉट गिवन ऑन दिस पेज। ये जो सफा आपके हाथ में है इसमें एफटीआर के कोई टैक्स रेट नहीं दिए हुए क्योंकि वो हमारे स्कोप में ही नहीं है। अच्छा जी, एसएमई हैज बीन प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन। आपको एक ऑप्शन दी गई है कि किस में चले जाएं, और अगर आप उधर नहीं जाना चाहते तो एनटीआर। और ये टेबल कौन सा है? एनटीआर और एफटीआर में बेसिक फर्क क्या होता है? एनटीआर वाले खर्चे माइनस करके बिजनेस पे टैक्स देते हैं और एफटीआर वाले खर्चे माइनस किए बगैर। अच्छा जी, ये सेक्शन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये सेक्शन होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में, लेकिन अभी आप छोड़ें इस बात को। मुझे मतलब ताज़ा समझ आ रहा है? सेक्शन 113 विल, वो कौन सा सेक्शन है वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। अच्छा जी, ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस इंक्लूडिंग टैक्स विद होल्डिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन एसएमईज। एसएमईज टैक्स काटेंगी। मिसाल के तौर पे एक लिख लें, एसएमईज अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे टैक्स काटेंगी। ये मतलब नहीं कि टैक्स नहीं काटेंगी, एसएमईज बाकी सारे काम करेंगी। एसएमईज के पास अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है और उसका अच्छा खासा टैक्स बनता है, आपको मैंने बताया था एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटते हैं। लेकिन ये बात ज्यादा किस चैप्टर में वाज़ेह होगी? सैलरी के चैप्टर के अंदर। लेकिन हल्की सी बात शायद आपको याद हो, और अक्सर वालिदैन आपके अगर जॉब करते हैं तो आपने सुना हो कि उनको जो सैलरी मिलती है वो टैक्स कट के मिलती है। तो एसएमईज के लिए क्या पुराने बाकी सारे लॉ के रूल लगेंगे या बाकी रूल नहीं लगेंगे? वो डिफरेंट किस्म की बातें यहाँ जिक्र कर दी, बाकी तो पूरे लॉ के रूल नॉर्मल तरीके से लगेंगे। तो लिखें एसएमईज अपने एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह पे टैक्स काटेंगी। नहीं लिख रहा साथ वाला, एसएमईज अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटेंगी। पता नहीं क्यों नहीं लिखता, अजीब बंदा है। आ जाता है सुबह सुबह तैयार होकर, लिखता कोई नहीं। एसएमईज अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स काटेंगे। Okay, whether this clause or scheme is applicable on trader and service provider, ये लॉ का हिस्सा नहीं आएगी। आपने अपनी किताब में ऐसे ही उठा के डाला हुआ है। सवाल एक पूछा हुआ है, क्या ये स्कीम ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है? इट इज एप्लीकेबल ऑन मैन्युफैक्चरर्स ओनली। चलें जी, सेलिएंट फीचर्स बता दें स्कीम के। नंबर 1, हम तो पता नहीं किस साइड पे निकल गए, उसको छोड़ें। सादा सी बातें थी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बतानी थी, वो 1-2 मिनट की हैं, बस वो सुन लें। बता दें ये किसके ऊपर लगता है? किस मैन्युफैक्चरर पर? जिसकी साल की सेल 250 मिलियन से कम हो। अगर साल की सेल 250 मिलियन से बढ़ गई तो फिर अगले किसी भी साल में आप एसएमई नहीं करार पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन है,
नंबर 3, आपको नंबर 1 याद रखें, आयरिस पोर्टल पे आप अप्लाई कर दें या एसएमई डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाके अप्लाई कर दें, दोनों तरीके से आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। जब आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा, अब आज के बाद आप पे क्या रेट लगेंगे, 7.5 और 50। वो जो बड़े बड़े 35% रेट लगने थे वो नहीं लगेंगे। ओके, नेक्स्ट, आपको ऑडिट होना है या नहीं होना, मेरी नजर में वैसे ये कोई इतनी 2-3 लाइनें इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बहरहाल आई के अपने डाल दी हैं सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं। ऑडिट आपका कब होगा, जब आप एक रेशो निकालें। रेशो क्या होगी, आपका टैक्स आया होगा, टैक्स डिवाइड करेंगे सेल से, अगर जवाब 0.25% से कम आ गया 100 मिलियन वाले सेल वाले का या उससे कम वाले का, तो फिर आपके लिए क्या होगा, ऑडिट होगा, वरना आपको ऑडिट, वरना क्या होगा, प्लीज ये मत सवाल पूछने लग जाइएगा। ओके, और मैक्सिमम ऑडिट में कितने केसेस सेलेक्ट किए जा सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन का 5%। अगली बात तो कोई नहीं है, आप एफटीआर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने मोटरवे पे जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जाना तो फिर जीटी रोड तो है ही, तो एफटीआर की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं जाना तो फिर एनटीआर तो है ही। और हमें न्यूमेरिकल किसका आ सकता है, एनटीआर का। इसका न्यूमेरिकल हम नहीं कर रहे, चैप्टर 19 में न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। ओके, सेक्शन 113 इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस पे क्या बाकी प्रोविजंस लगेंगी लॉ की, ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ, हाँ बाकी प्रोविजंस लगेंगी लॉ की, रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स ईयर, वो सारे जो बेसिक रूल हमने पढ़े थे वो सारे के सारे इन पे लगेंगे। बस डिफरेंट रूल्स कौन से हैं, इनके टैक्स रेट क्या हैं, डिफरेंट है। और ऑडिट के लिए कभी इनको सिलेक्ट किया जाएगा, कभी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया। ये भी ये ताजा कॉन्सेप्ट आया है, ये कम जुलाई 2021 से ऑनवर्ड्स है, ये तो फिर टैक्स ईयर 2022 के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो एक औरत कारोबार कर ले या ऐसी एओपी जिसमें सारी औरतें हों, बानो, रशीदा और सलमा, या ऐसी कंपनी जिसमें सारी शेयर होल्डर्स खवातीन हों, तो उनको बेनिफिट देख लें जी क्या अवेलेबल है। टैक्स पेएबल ऑन प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25%। इसमें टेबल 1 और 2 लगेगा, लग के टैक्स आएगा, जो टैक्स आएगा अगर वो आया 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 25% बनता है 50,000, वो 50,000 टैक्स माफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां लिखें छोटा सा, टेबल 1 एंड 2 विल बी अप्लाइड फॉर वुमेन एंटरप्राइज, लिख लें, कुछ नहीं होता, लिख लें, बेटा लिख लो, टेबल 1 एंड 2 विल बी अप्लाइड फॉर वुमेन एंटरप्राइज। इनके लिए टेबल 1 और 2 ही है, सारी बाजियों के लिए टेबल 1 और 2 ही है। टेबल 1 और 2 विल बी अप्लाइड एंड इन द एंड, बोले, एंड इन द एंड 25% टैक्स विल बी रिड्यूस्ड, नहीं, and in the end 25% tax reduction will be allowed, and in the end 25% tax reduction will be allowed. लेकिन मोहतराम, अगर सलमा बानो और रशीदा ने कामरान को पार्टनर बना लिया एओपी में, तो इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर इनके लिए टेबल 1 और 2 ही है, जब तक के कामरान को निकाल ना दें। कामी भाई जाएं, ऑल का लफ्ज लिखा हुआ है बार बार, 100% शेयर होल्डर्स। वुमेन एंटरप्राइज मीन्स अ स्टार्टअप एस्टेब्लिश ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 2021, ये भी बेनिफिट अभी अभी आया है। एज अकेली ओन्ड बाय अकेली एन एओपी, ऑल ऑफ हुज मेंबर्स आर बाजियां, a company whose 100% shareholding is in the hands of, tax payable by Bajia enterprise on profits and gains of business shall be reduced by, this benefit will not be will not be available to Bajis that are found by trans। ये अगर बाजियों ने गड़बड़ की ना, पहले से 6-7 बाजियां कारोबार चला रही थी और उस कारोबार, पुराने कारोबार को तोड़ के कोई 1-2 कारोबार बनाने की कोशिश की, तो फिर इनको बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ये मोहतरम सिर्फ उनको बेनिफिट अवेलेबल है स्टार्टअप एस्टेब्लिश्ड ऑन और आफ्टर यकम जुलाई 21।
ये नए कारोबार करने वालों को सिर्फ बेनिफिट अवेलेबल है। अगर कोई पुराने कारोबार चल रहे हैं उनको ये बेनिफिट अवेलेबल। स्टार्टअप एस्टेब्लिश्ड का मतलब जरा मुझे बताएं, फिर आपको आखिरी लाइन समझ आएगी। स्टार्टअप एस्टेब्लिश्ड, स्क्रैच से दुकान शुरू की, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी या किराए पे ली और वहां पे चीजें डाली, बोतलें बिस्किट डाली, ये बिल्कुल स्टार्टअप एस्टेब्लिश हो रहा है। हाँ, एम्प्लॉइज मेल हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। ओनर्स की बात हो रही है, ओनर्स फीमेल होंगी। ओके जो पुरानी है, हाँ जो पुराने कारोबार चल रहे हैं उनमें ये बेनिफिट नहीं है, तो ये सारी फीमेल है जी। जी नहीं नहीं, फिर वो देख लें दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है, उसके मुताबिक डिसाइड कर लें। कैलकुलेशन टैक्स प्लानिंग यही तो होती है। फिर लॉ ने अगर 2-3 ऑप्शंस दी हुई हैं तो आप देख लें कौन सी मुझे फिजिबल है। वुमेन एंटर, अच्छा ये आखिरी लाइन ना यहां से लिंक हो रही है। असल में अगर ये लफ्ज आपको समझ आ गया है तो फिर ये आखिरी लाइन बड़ी आसान है। दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू अ बिजनेस दैट इज फाउंड बाय ट्रांसफर और रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग ऑफ एन। ट्रांसफर क्या पुरानों ने नए को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, इसकी भी इजाजत नहीं है कि चला चलाया बिजनेस किसी और के पास था, किसी और को दे दिया, तब भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रांसफर भी नहीं कर सकते पुराने लोग अपना बिजनेस। रिकॉन्स्टिट्यूट, 1-2 को निकाल दिया, 2-3 को नया डाल दिया ताकि जरा लगे नया बिजनेस है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत नहीं है। ये पहले से कोई 2-3-4 पहले से एक बिजनेस चल रहा था, उसे तोड़ के 2-3 बिजनेस बना दिए और नए एस्टेब्लिश किए, लोगों को दिखाया, दुकानें वही हैं, लोग वही हैं, सामान वही पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दिस प्लानिंग ऑफ बाजीज विल फेल। नहीं ये तो इरेलेवेंट सवाल है, चलें आगे। ओके क्वेश्चन 8 वो अशरफ नहीं होता था, अशरफ के बारे में एक बात करनी थी। अशरफ मेड द फॉलोइंग डोनेशंस। अशरफ ने ये डोनेशंस दिए हैं यार, इसने 2 लाख रुपया कैश फॉर्म में दे दिया है, एक फंड है जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। भाई फरमा रहे हैं ये नहीं होगा टैक्स क्रेडिट में, क्योंकि भाई को जो है सेक्शन 61 के अल्फाज उनके माइंड में इस तरह पैबस्त हैं जैसे उनका अपना नाम उनके माइंड में पैबस्त है। क्रॉस चेक, इसलिए ये बेनिफिट टैक्स क्रेडिट। तो ये जो कैश था ना, कैश, ये बड़ा भयानक लफ्ज था। आगे चलें जी। जाती कार आपने दे दी है किसी नॉन प्रॉफिट इदारे को। दिस कार वॉज परचेज बाय अशरफ 4 years ago एट 8 लाख। ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, लेकिन जिस दिन आपने दी है गाड़ी उस दिन की, लेकिन कंडीशंस पूरी हो रही हैं। हाँ, नॉन प्रॉफिट इदारा, ये हाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ, नॉन प्रॉफिट इदारा, ये लफ्ज लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको भी टैक्स क्रेडिट, इसको भी नहीं, सॉरी इसको मिल जाएगा, पिछले को नहीं मिलेगा, पिछली वाली बात पे। नेक्स्ट, दवाइयाँ उसने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिसिन्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिसिन्स टू प्राइवेट हॉस्पिटल, उसने प्राइवेट हॉस्पिटल को मेडिसिन्स दी हैं जो उसने खरीदी थी 1 लाख रुपए की। यानी जा रहा था रास्ते में से, अब इसने कहा क्या करूं, मेडिकल स्टोर आया, चलो यार लाख रुपए की दवाइयां पैक कर दे। मेडिकल स्टोर वालों ने लाख रुपए की दवाइयां पैक कर दी, मेडिकल स्टोर में पागल ही पता नहीं क्या करनी है, लाख रुपए की दवाइयां पैक कर दी। रास्ते में डॉक्टर हॉस्पिटल आया, यार ये मरीजों में दे देना। तो भाईजान आपको कम से कम हम कोई बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्राइवेट है। ये हॉस्पिटल किसका होना चाहिए था, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट का। तो प्राइवेट हॉस्पिटल को दवाइयां देने पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 7, ये सवाल ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसी ड्रामा है। फैसल इज अ रेजिडेंट taxpayer and has been providing consultancy services to local and foreign clients. His friend has informed him that under income tax ordinance he can claim a tax credit against foreign income. Explain the provisions pertaining to foreign tax credit. आज आके सवाल वो पूछ लिया कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स की प्रोविजंस बता दें। तो फॉरेन टैक्स रेट आई कैप तो इसमें सारा ही लिख के आता है 6 नंबर। अब देख लीजिएगा क्या उसमें से छोड़ना है, क्या फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स। ये 6 नंबर में लिख के आना है आपने। ओके, क्वेश्चन 5 भी वही है। अच्छा जी, अब आप हजरात वो आ जाएं, इसमें पहले सफ़े पे ना एक लाइन लिखी हुई है,
ए और बी होता था ना, ये मैंने सेक्शन 61 निकाला है। A is the amount of tax payable for the year before allowance of any tax credit, and B is the person's taxable income for the tax year. ये ना लाइन को मुकम्मल कर लें अपने समझने के लिए, ताकि लॉ मेकर की इंटेंशन आपको पता चल जाए। लॉ मेकर ने ना यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज किया हुआ है, अंडर दिस पार्ट। अब स्टैंडर्ड में ना लॉ में पार्ट बने होते हैं, वो पार्ट हमारे सिलेबस में एज सच नहीं थे, इसलिए मैंने वो नहीं डाला। आप अपने समझने के लिए लिख लें अंडर सेक्शन 61 to 63, अंडर सेक्शन 61 to 63। अब जरा ये ए समझने की कोशिश कीजिएगा। A is the tax payable for the year before allowing any tax credit under section 61 and 63। अच्छा, अब ये बात मैं अप्लाई करने लगा हूं दोनों न्यूमेरिकल्स पे। पहले हमने यासिर वाला किया था और कल हमने आतिफ वाला किया था। पहले यासिर वाले पे करता हूं। ना 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 ना, बस आप लोग इधर देखें यार, ये देखें, ये जो न्यूमेरिकल था यासिर वाला एग्जाम्पल 4, इसमें ये जो 1,72,000 है, क्या मैं कह सकता हूं इट इज टैक्स बिफोर टैक्स क्रेडिट? क्या मैं कह सकता हूं इस 152 के साथ इट इज टैक्स आफ्टर टैक्स क्रेडिट? अच्छा, ए क्या लिया था? ये देखिएगा बुलेट फायर होने लगी है। ए क्या लिया था? बोले बोले बोले, क्या लिया था ए? टैक्स बिफोर टैक्स क्रेडिट। अब जरा जाके पढ़ते हैं वो जो अंग्रेजी थी। ना 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 ना, आप ना जाए, मैं आपके लिए जा रहा हूं, आपने इतनी जहमत किया करें। A is the amount of tax payable for the year before any tax credit, before allowing any under section 61 to 63। अब देखें, क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ टैक्स बिफोर अलाउइंग एनी टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 to 63, एंड इट इज अ टैक्स आफ्टर अलाउइंग एनी, लेकिन इसको तो यूज ही नहीं करना। इसको किस वाले को यूज करें? बिफोर वाले को, आफ्टर वाले को? बिफोर वाले को। तो इसके साथ हमने लिख लिया बिफोर, और ये कौन सा है जी? आफ्टर। क्यों आप लोगों को भूल जाना, इसलिए मैं आफ्टर टैक्स क्रेडिट का लफ्ज लिख रहा हूं आगे। बिफोर आफ्टर आपने पूछना है घर जाके, अम्मी ये क्यों लिखा था मैंने? किताब पे लिखा करें ना, उसमें आखिरी दिनों में तो किताब ही क्या, रजिस्टर के सफे कहाँ खंगालते रहेंगे। ओके, $1,72,000 है बिफोर टैक्स क्रेडिट, और 152 है 172,000 है बिफोर टैक्स क्रेडिट, और 152 है आफ्टर टैक्स क्रेडिट। अच्छा, ऊपर आ जाएं जी। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, मोहतरम इसमें भी ना, एक मिनट, इसमें भी यहां तक ना फॉरेन टैक्स रेट माइनस हुआ था कल। गौर से देखें, कल वाला सवाल याद आ जाएगा। इसमें भी कल फॉरेन टैक्स रेट माइनस हुआ था, तो ये मैं इसको स्टिल बिफोर कहूंगा, क्योंकि ये है बिफोर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 to 63। मैंने माना इट इज आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, बट बिफोर टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 to 63। और इसी को फिर हमने कैलकुलेशन में देखें यूज किया था। ये तो इधर शुक्र है लाइन आराम से लग जाएगी। इसी को हमने ए लिया था जी। मोहतरम अब आप पूछें सवाल। क्या ये बुक? ओके,
ये पेज जो है ना 69 अब हमारा बस रह गया, इसको इंशाल्लाह किसी दिन कर लेंगे, इस पे एक आधा दिन लगना है। पेज 69, कैमरा उधर कर दो यार। ले आओ। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इनकम चैप्टर में सबसे पहली चीज है कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, मेरी तरह देख लो, छोड़ो इसको। इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में पहली चीज ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में रिसीव्ड बेस पे टैक्स लगता है, रिसीवेबल बेस पे टैक्स नहीं लगता। अब मतलब बताएं इस बात का। अगर आपने 12 महीने नौकरी की और 10 महीने की तनख्वाह मिली तो फिलहाल कितने महीने पे टैक्स लगेगा? 10 महीने पे। पहले इसको छोड़ें जो मैंने बात की है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की डेफिनेशन पढ़ लें। एम्प्लॉय कौन होता है जी? नौकर। चैप्टर 7 का पहला सफ़ा है। एम्प्लॉय मीन्स 81 एनी इंडिविजुअल एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, जो बंदा अभी नौकरी कर रहा है और इंडिविजुअली नौकरी कर सकता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु एंगेजेस एंड रिम्यूनरेट्स एन एम्प्लॉय। इंगेजेस, आपने सुना है इंगेजमेंट लेटर मिलता है जब नौकरी शुरू करते हैं। एक तो वो इंगेजमेंट होती है ना, वो दूसरी होती है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता होता है आपस में, तो कौन सा लेटर मिलता है? अंगूठी नहीं, अंगूठी इंगेजमेंट लेटर मिलता है। मीन्स एनी पर्सन हु इंगेजेस, पहले उसको इंगेज किया जाता है और बाद में उसको पैसे दिए जाते हैं। तो एम्प्लॉयर वो बंदा होता है जो एम्प्लॉय को पहले नौकरी पे रखता है और बाद में उसको पैसे देता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? नौकर, मालिक, नौकरी, नौकर, मालिक, नौकरी। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स अ डायरेक्टरशिप। कुछ डायरेक्टर भी ऐसे होते हैं जो 7-8 घंटे आके ड्यूटी देते हैं, तो उन डायरेक्टर्स को भी फिर तनख्वाह दी जाती है उसके काम की। एम्प्लॉय डायरेक्टर्स जिन्हें कहते हैं। तो डायरेक्टरशिप और अदर ऑफिस, ऑफिस से मुराद होता है पोस्ट, डेजिग्नेशन लिख लें, या पोस्ट का लफ्ज जो आपको आसान लगे, जो दोनों में से समझ रहे। ऑफिस से मुराद पोस्ट या डेजिग्नेशन, और एनी अदर डेजिग्नेशन इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। आमतौर पे तो डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, लेकिन कई दफा चीफ एग्जीक्यूटिव इसकी मिसाल लिख सकते हैं। अदर ऑफिस, अदर पोस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ओके, अ पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन विच गिव्स एम्प्लॉय अ फिक्स्ड रिम्यूनरेशन। ये क्या होती है? फिक्स्ड रिम्यूनरेशन, और ये क्या होती है? एसरटेनेबल रिम्यूनरेशन। दो किस्म की रिम्यूनरेशन हो सकती है ना, फिक्स्ड और एसरटेनेबल। हाँ बिल्कुल, अच्छी मिसाल दी। कमीशन लिखिए, सेल की परसेंटेज, सेल की परसेंटेज। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह दे जितनी सेल हुई उसका 1% मैं तुम्हें दे दूंगा, तो इस रिम्यूनरेशन को फिक्स कहा जाएगा या भी मालूम होगी? मालूम होगी। एसरटेन्ड या एसरटेनेबल विल डिपेंड अपॉन समथिंग। तो ऐसा अरेंजमेंट आमतौर पे लिख लें, सेल्स वाले स्टाफ के साथ होता है। सेल्स स्टाफ के साथ ऐसा होता है, जो लोग चीजें बेचते हैं ना बाजार में जाके, उन्हें कहा जाता है अगर सेल ज्यादा हो गई तो कमीशन ज्यादा मिलेगा। तो उनकी तनख्वाह फिक्स होती है या एसरटेन होती है? एसरटेन होती है। कुछ फिक्स हिस्सा भी हो सकता है उस तनख्वाह में। नेक्स्ट, द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस। तो होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस, इससे मुराद MNAs MPAs हैं। ये वैसे नौकर तो नहीं होते किसी के, लेकिन लॉ मेकर इनको कह रहे हैं, क्योंकि MNAs MPAs को भी आपको पता है इनके काम की तनख्वाह मिलती है।
तो इस वजह से इनको ना जबरदस्ती इसने इस डेफिनेशन में डाल दिया। पब्लिक ऑफिस का मतलब लिख लें MNA MPA। होल्ड भी कर रहे हैं ये ऑफिस और बाद में फिर अमल भी कर रहे हैं, MPA MNA वाले काम भी कर रहे हैं। डब्बे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ चाहिए हुआ मैं खुद बताऊंगा। अच्छा, ये वो मैं आपसे बात कर रहा था, एनी सैलरी shall be chargeable under the head salary। अच्छा, इसमें नीचे वाली एग्जांपल छोड़ें, इसकी जगह एक और एग्जांपल लिख लें। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, नीचे इसकी जगह एक और एग्जांपल लिख लें। इसमें आपको 10 महीने की 10 लाख तनख्वाह रिसीव हुई, 10 महीने की 10 लाख तनख्वाह रिसीव हुई, और इस साल आपको 2 महीने पुराने और 12 महीने इस साल के इनकी तनख्वाह मिली। 2 महीने पुरानों की तनख्वाह मिली 2 लाख, फर्ज करें महीने की तनख्वाह लाख है, और ये कितनी तनख्वाह मिली 12 लाख। कितनी तनख्वाह हो गई जी इसकी 14 लाख। अब वैसे मुझे ये बताएं कि असूली तौर पे पहले साल भी इसने 12 महीने काम किया होगा, दूसरे साल भी 12 महीने काम किया होगा, तो क्या 12 लाख पे तनख्वाह दें, टैक्स दें, या पहले साल 10 लाख पे टैक्स देंगे, अगले साल 14 लाख पे? अगले साल 14 लाख पे। लेकिन कई दफा ना ऐसा होता है कि अगले साल जब 14 लाख पे देते हैं ना तो कोई हाई रेट लग जाता है आप पे। कई दफा पुराने बकाया ज्यादा मिले ना तो हाई रेट लग जाता है। उसमें फिर एक बेनिफिट अवेलेबल है, वो जरा 1-2 दिन बाद हमने पढ़ना है, तो उसके लिए जरा सब्र कर लें, उसके लिए परेशान ना हो। फिलहाल सिंपल रूल बस याद कर लें, क्या? सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस। तो इन दोनों का जवाब बता दें जो मैं नीचे रेड मार्कर से लिख दूं। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है इस साल की, और इस साल की इनकम फ्रॉम सैलरी 14 लाख। क्योंकि ग्रीन हाइलाइटर तो आपके पास नहीं है, इसलिए आपको सोल्यूशन अलग लिखना पड़ेगा। ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, एक चीज है जो मैं भी बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। एक चीज है जिसमें मैंने आपको फर्क जानबूझ के नहीं बताया, वो है स्मॉल कंपनी और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। और वो जहनों में सवाल आपके अभी तो नहीं आएगा शायद, लेकिन जब कभी चैप्टर 4 आप रिवाइज कर रहे होंगे और ये वाला चैप्टर इकट्ठे किसी दिन बैठ के रिवाइज कर लेंगे, फिर आपके जहन में ये आएगा कि स्मॉल कंपनी क्या होती थी और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होती थी, क्योंकि उधर भी सेल 250 मिलियन ही लिखी हुई है। तो वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, शायद कल ही डिस्कस कर लें, तो इसलिए ये सवाल जहन में नहीं लाना। फिलहाल आप बस SME याद कीजिएगा जो आज हमने पढ़ा है, इनमें कंपैरिजन करके किसी डिसीजन या कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, ना कोई सवाल पूछना है जब तक मैं इस बारे में बात ना कर दूं। ओके, वापस आ जाएं जी। When a salary is treated to be received, कब समझा जाएगा एक बंदे को सैलरी मिल गई? मैं उसी पेज पे हूं, ठहर जाए सारे। एक भाई देख रहे हैं सैलरी के चैप्टर के कितने सफ़े हैं। नेचुरल होता है ये, छोड़ो यार, चला हो जाएगा सिलेबस खत्म। ओके, टेंशन
ओके नेक्स्ट जी, तेरी खैर, कब ये समझा जाएगा सैलरी रिसीव हो गई? आज क्या तारीख है? हाँ, रिजल्ट की छुट्टियों से पहले कोशिश किया जाएगा इंशाल्लाह, सैलरी का चैप्टर नेड़े लग जाए। रिजल्ट की कोई एक छुट्टी होगी ना मंगल वाले दिन, मुझे नहीं पता नहीं। अच्छा, वो तो कॉलेज की 2 होंगी ना, हम आपस में तय कर लेंगे कितनी करनी है। अच्छा, तो एक साहब हैं, उनको तनख्वाह मिलती है 50,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ कैश। क्या हो गया भाईजान, ये कब से हो रहा है? बल्कि यार इसको करवाने की जरूरत नहीं, मैंने नोट किया हुआ है, ये मैं आपको बस दिखा देता हूँ, फिर आप नोट कर लीजिएगा इसको आराम से 1-2 मिनट लगा के। एक साहब हैं, इनकी तनख्वाह तय कितनी हुई है जी? 50,000। ये डायग्राम अभी मैंने बनाई हुई है पिछले सेशन में, बस आपने नोट करनी होगी, ऐसी टाइम लगेगा दोबारा नोट करने पे, आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा। एक साहब है, उनकी तनख्वाह है 50,000, कैश में कितनी मिली? 30,000। अप्लाइड ऑन बिहाफ हो गई 3,000। अप्लाइड ऑन बिहाफ क्या होता है? मिसाल देता हूं, एक एम्प्लॉय को पता था कि मैं 50,000 घर लेके गया ना तो बीवी बच्चों ने, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास गया और उसने कहा मेरी सेविंग करें, सेविंग। एम्प्लॉयर ने कहा मैं तो अपनी जेब से नहीं कर सकता, ये 50,000 तेरा अपना है, तूने घर लेके जाना है, उसमें से 3,000 मेरे पास रखवा दे, तेरा इतना मैं कर सकता हूँ अरेंजमेंट, इससे ज्यादा नहीं। इस अरेंजमेंट का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, प्रोविडेंट फंड। कितने लोगों ने लफ्ज सुना हुआ है कभी प्रोविडेंट फंड? तो एक बास्केट एम्प्लॉयर खरीद लेते हैं एम्प्लॉय के नाम से, फिर ये 3,000 हर महीने, कमेटी डालना टाइप नहीं होता, समझ रहे हैं आप? तो ये 3,000 हर महीने एम्प्लॉय अपनी तनख्वाह में से कटवा के किसके पास रखवा जाता है? बाद में फिर उसमें कभी इंटरेस्ट भी मिलता है और भी चीजें होती हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड हमने डिटेल से पढ़ना है, लेकिन उस पर एक दिन पूरा लगेगा, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया। ये पैसे किसने किसके बिहाफ पे अलग करके रख दिए? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे, उसके रिक्वेस्ट पे अलग करके, अप्लाइड ऑन बिहाफ। अभी जब आप नोट करने लगेंगे तो मैं यहां लिख दूंगा अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बिहाफ पे अलग करके रख दिए। किसने? एम्प्लॉयर ने। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। क्लियर? अच्छा जी, 50,000 में से 30,000 वो घर ले गया, 3,000 एम्प्लॉयर ने उसके लिए अलग करके रख दिए, 2,000 पे अप्लाइड ऑन द इंस्ट्रक्शन हो गया, मुन्ने की स्कूल फीस। क्या मतलब? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा कि यार 50,000 रुपये मेरी तनख्वाह है और जो मेरा बेटा है उसकी फीस में जमा कराने जाता हूँ, टाइम लग जाता है, तो ये ऑफिस बॉय अपने कामों में जा रहा होता है, तो ऑफिस के किसी बंदे को ना भेज दिया करें, ये 2,000 मेरी तनख्वाह से आप काट लिया करें और मेरे बेटे की फीस जमा करवा दिया करें। अब एम्प्लॉयर को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर की जेब से पैसे नहीं जा रहे, ये पैसे किसके हैं? 50,000 का टूटा हुआ हिस्सा 2,000 है, ठीक है, ज्यादा ही हो गया आज, इधर तोड़ो 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 तोड़ो। ओके नेक्स्ट, अप्लाइड अंडर लॉ, लॉ की वायलेशन का फाइन। कोई मिसाल देते हैं इसकी? अप्लाइड अंडर लॉ, सिग्नल तोड़ा, चलो ठीक है, एम्प्लॉय ने सिग्नल तोड़ा, उसमें खंबा भी तोड़ दिया, क्योंकि सिग्नल तोड़ने का तो नहीं 5,000 होगा ना। अच्छा, तो एम्प्लॉय ने खंबा तोड़ दिया, अब ऐसी सूरत के अंदर, कार्टूनों की तरह नहीं सर जाके लगा और सही हो गया वो सर फिर, अच्छा, तो अप्लाइड अंडर लॉ, लॉ के तहत अप्लाई हुआ। क्या मतलब? ट्रैफिक वार्डन मिसाल के तौर पे आया और एम्प्लॉय को ढूंढ रहा है, अब एम्प्लॉय मिल नहीं रहा, तो एम्प्लॉयर को उसने कहा कि यार ये 5,000 रुपये का जुर्माना इसने भरना है, तो एम्प्लॉयर ने कहा तू टेंशन ना ले, 5,000 मेरी तरफ से ले जा, और महीने के एंड पे जब एम्प्लॉय आएगा एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉय कहेगा मेरा 50,000 दो, तो एम्प्लॉयर उसमें से ये 5,000 काट लेगा। बाद में उनकी धींगा मुश्ती हुई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, वो छोड़े हमें उससे क्या। अच्छा, 10,000 मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल का क्या मतलब है? कोई चीज आप उसे दे दें, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा यार वो एक एसी है पुराना लेकिन अच्छी कंडीशन में है, अगर तूने लेके जाना है तो लेके चला जा। एम्प्लॉय ने कहा जी मैं लेके जा रहा हूँ,
ना ना पुत्र, ऐसे नहीं, तनख्वाह में से 10,000 कटवा, यानी कि 10,000 कटवा ले तनख्वाह में से, वो एसी लेके चला जा। अब बेचारे को 50,000 की बजाय मिले कितने? 30,000। अच्छा जी, तनख्वाह बनती कितनी थी? 50। किस मद में 3,000 एम्प्लॉयर ने काट लिए? उसके लिए अलग करके रख लिए ताकि उसकी सेविंग हो जाए। किस मद में एम्प्लॉयर ने जो है वो 2,000 काट लिए हैं? इंस्ट्रक्शन किसने किसको किस काम की दी है? एक्सेलेंट। मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन की जगह अच्छा लफ्ज रिक्वेस्ट होना चाहिए था, लेकिन लॉ मेकर ने इंस्ट्रक्शन का लफ्ज लिखा हुआ है। बहरहाल इंस्ट्रक्शन किसने किसको दी है? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट किया है कि मेरी तनख्वाह में से 50,000 में से 2,000 काट के जमा करवा दिया करो स्कूल फीस मेरे बच्चे की, और ये 5,000 एम्प्लॉयर ने काटा है इसकी तनख्वाह में से और जमा हुकूमत के खजाने में करवा दिया है। और ये सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को ही तो मिल रहे हैं, अपना ही मुन्ने से ज्यादा सारे बेनिफिट्स हमें ही मिल रहे हैं। एबीसी पढ़ा है बेचारा। अच्छा, और उसके बाद और स्कूलों में तो अखलाक भी सिखाए जाते हैं। ओके, और हंस क्यों रहे हैं आप? और उसके बाद मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल क्या मतलब? इन काइंड बेनिफिट मिल गया। चलिए जी नोट कर लें, बट डू नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। टारगेट सेट किया करें, स्पीड अपनी तेज करें। नोट करते हुए समझ नहीं आती जब तेज नोट। अच्छा, फिर समझ नहीं आती, लिखा गया था। ओके, यू कैन टेक मोर देन 1 मिनट, से 1 मिनट 5 सेकेंड। Oh man, nice response. Keep it up, keep it up. You have taken PIC? आपने तस्वीर ले लिया? Okay, you have already noted it down. ये लास्ट रो में नजर नहीं आ रहा तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर रहा हूं। ऊपर 50,000 छुपा दिया अब मैंने। जी मतलब अप्लाइड ऑन बिहाफ, हाँ इसमें कर लो, मैं कर देता हूँ इसको बेहतर, आपको समझ आ जाए। भाई आप थोड़ा नीचे जाएं। अप्लाइड ऑन, उत्तरी खैर, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए अलग करके रख दिया, अगर किसी ने उर्दू में लिखना है, एम्प्लॉय के लिए अलग करके रख दिए पैसे। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। Applied on instruction of employee. अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं, दोनों सवालों का एक ही जवाब है, वो सवालों का जवाब बस सही दे दीजिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में कितने पैसे जाएंगे? ना यार, 30,000 नहीं जाएंगे। ये जो बेनिफिट्स बाकी मिल रहे हैं ये एम्प्लॉय को नहीं मिल रहे, ये किसको मिल रहे हैं? और तो मोहतराम प्लीज, माय क्वेश्चन इज के व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी? तो 50,000 के साथ लिख लें इनकम फ्रॉम सैलरी। ये तो डिफरेंट तरीके बताए हैं उसने, ऐसे भी पैसे मिल सकते हैं, ऐसे भी मिल जाए, ऐसे भी मिल जाए, और जैसे मर्जी मिले, दैट ऑल इज इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि आपको मिलना तो 50 था ना, तो 50 कैश में मिल गया या मुख्तलिफ तरीकों से मिल ही गया। कुछ कैश में मिल गए, कुछ बेनिफिट इन काइंड मिल गए, आज आके मिले कितने? ओके, चलें जी पढ़ें। When a salary is treated to be received, पेज 82, कब समझ लिया जाएगा सैलरी मिल गई है? अ पर्सन, पर्सन कौन होगा यहां मुराद? एक्सेलेंट, गुड यार। अ एम्प्लॉई shall be assumed as having received an amount, और a benefit और a perquisite। perquisite का तो पूरा सेक्शन है इस चैप्टर में, हमें 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, फिर आपको पता चलेगा perquisites क्या होते हैं। A person shall be treated as having received an amount or benefit if it is
एक्चुअली रिसीव्ड बाय पर्सन, एक्चुअली कितना रिसीव हो रहा था 30,000। अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, पर्सन से क्या मुराद है अगेन बार बार, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, अप्लाइड एट इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्शन के ऊपर अलग करके रख दिए, और अप्लाइड अंडर लॉ। यार ये अप्लाइड का लफ्ज ना सबके साथ मिल रहा है, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अप्लाइड एट इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉय, अप्लाइड अंडर एनी लॉ। अनलकीली वो पॉइंट सी अगले सफे पे चला गया। ओहो ये मैं तो पुरानी बुक खोली हुई है। आपका भी अगले पेज पे ही है? शुक्र है। अच्छा जी, और मैंने कहा ये लिखा कहां से हुआ, पढ़ाया तो किसी को नहीं, सुबह तो कोई क्लास नहीं होती फजर से पहले। मेड अवेलेबल टू द पर्सन, मेड अवेलेबल टू द पर्सन का क्या मतलब है? बेनिफिट इन काइंड। क्या मतलब? मेड अवेलेबल ले जाओ, मेड अवेलेबल उर्दू में मतलब लिख लें मेड अवेलेबल का, ले जाओ। क्या ले जाओ? एसी ले जाओ, सर्दियां आ रही हैं उल्टा लगा लेना, ले जाओ, बेनिफिट इन काइंड। अच्छा ये ना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है छुट्टी करने के लिए, इतना आसान काम नहीं होता। यानी कि घर में बैठ के ना बंदा तड़प रहा होता है 8 बजे, यार 25 मिनट रह गए होंगे, 25 मिनट उन्होंने और पढ़ना है, और पिछले 45 मिनट से पढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत ये जिगरे वाले का काम है, ये आप लोगों का काम नहीं है, सिर्फ बहुत जिगर चाहिए होता है, जान निकल जाती है बंदे की छुट्टी करते हुए। अच्छा यार ये जो टेस्ट शरीफ था, क्या कहते हैं आप? टेस्ट कहते हैं, टेस्ट शरीफ कहते हैं? ओके, ये मेरा नहीं ख्याल टेस्ट में कोई ऐसा डिस्कशन की जरूरत है। एक पॉइंट है बस, उसको जरा देख लें आप। टेस्ट में लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 में? ओए किधर है यार तू? सोल्ड, क्वेश्चन नंबर 2 में सोल्ड 5000 शेयर्स इन टर्बो लिमिटेड इन विच 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय बलोचिस्तान एट ₹170। तो सोल्ड एट 170 का क्या मतलब है? इनफ्लो आउटफ्लो, ये मोबाइल छोड़े, इनफ्लो आउटफ्लो, सोल्ड एट 170, तो ये तो सेल प्राइस हो गई, सोल्ड एट 170। ही हैड परचेज दीज शेयर्स एट ₹, ये क्या हो गई, सेल प्राइस या कॉस्ट? कॉस्ट, या आपकी जेब से पैसे गए। एंड पेड कमीशन ऑफ ₹0.1 पर शेयर ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेड। ईच साइड ऑफ ट्रेड का मतलब बताएं? खरीदते हुए भी 0.1 पे किया और बेचते हुए भी। अब मुझे बता दें ए क्या होगा, कंसिडरेशन 170, और बी क्या होगी, कॉस्ट -120 माइनस 0.1 माइनस 0.1। कितने लोगों ने इस तरह किया था? कितने लोगों ने एक दफा 0.1 माइनस किया था? क्या क्या गलत है? क्या? अच्छा पढ़े क्या लिखा है? ही हैड परचेज, उसने कहा गलत है, मैं परेशान हो गया। ही हैड परचेज दी शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2020 फॉर ₹100 एंड पेड कमीशन पर शेयर ऑन ईच साइड ऑफ ट्रेड। ईच साइड ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? और पेड का क्या मतलब है? इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। इसी की जेब से पैसे जा रहे हैं, शेयर खरीदते हुए भी पैसे गए और बेचते हुए भी। मोहतरम ये तो गेन आ जाना था ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 5000। ये ए आ गया, ए माइनस बी। बी क्या होता है? आउटफ्लोस, और ए क्या होता है? इनफ्लो। एक दो और चीजें वो मैं कल डिस्कस कर लूंगा। ओवर, उधर रखो कैमरा, भाई इधर लाओ। और अब आपने 5000 शेयर से मल्टीप्लाई कर देना था। हाँ वो जैसे भी आप कर रहे हैं कर दो।